हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन द स्ट्रेंजर्स। हमारी रीजनिंग के सीरीज में आज हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है एनालॉगी। एनालॉगी को आप सिमिलैरिटी भी कह सकते हैं। आपको अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से मिलेगा। बेसिकली इस टॉपिक में हमें करना क्या होता है, हमको रिलेशन देखना होता है, मतलब सिमिलैरिटी देखनी होती है। जैसे कि ये दो फॉर्मेट में आएगा। फर्स्ट फॉर्मेट क्या रहेगा, ऐसे लिखा है AB/C और D, ऐसे दिया हुआ है। मतलब क्या है, जैसा जैसा रिलेशन A का B के साथ है ना, सेम रिलेशन हमारा C का D के साथ होगा। मतलब हमें रिलेशन देखना है मीनिंगफुल, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, इन द सेम वे ये इसका पहला फॉर्मेट हो गया। दूसरा फॉर्मेट इस तरीके से होता है, ये AB और CD लिखा हुआ है। जैसा रिलेशन A का C के साथ है वैसा रिलेशन B का D के साथ हो। मतलब ये दो फॉर्मेट में चलता है हमारा। ये दो तरीके से हम इसको नोटिस करेंगे कि ये कौन सा तरीका लेके चल रहा है। एनालॉगी आपकी कई वैरायटी की होती है। जैसे कि पहला आपका हो गया अल्फ़ाबेट बेस्ड, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड, जिसमें नंबर सीरीज़ रहेगा, मतलब नंबर्स टर्म रहेंगे, नंबर आपके न्यूमेरिकल टर्म्स रहेंगे। फिर आएगा आपका जिसमें वर्ड मीनिंग बेस्ड होगा, जो है चीज़ें आपकी वर्ड मीनिंग बेस्ड आपके हर चीज़ चलेगा। फिर एक आता है जनरल नॉलेज के ऊपर, मतलब कि बेसिक चीज़ें लाइक टेबल का रिलेशन है चेयर से, तो पेन का रिलेशन किससे है। मतलब जो चीज़ें, जो वर्ड्स आपके फैमिलियर हैं, फैमिलियर वर्ड्स के बीच में रिलेशन क्रिएट करते हुए एनालॉगी को लाते हैं। हर बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर्स चेंज होते रहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक बारी अगर किसी चीज़ का रिलेशन इसके संग आ गया तो वो हमेशा आता रहेगा। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चीज़ें चेंज होती रहती है। अब हम आते हैं अपने आज के पहले टॉपिक पे, जिसका नाम है अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉगी। अब ऐसे में क्या है, अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉगी करने से पहले आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन लर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन लर्न होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं लर्न है, कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 1 वाले वीडियो में आप जाइए, वहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से आपको हर चीज़ बताया गया है, ताकि आप वहाँ से चीज़ें अच्छे से लर्न कर सकें कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन सी पोजीशन में आता है, कौन किसके अपोजिट है, सब कुछ बताया गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। कैसे हम समझेंगे कि ये अल्फ़ाबेट बेस्ड है कि वर्ड मीनिंग बेस्ड है। क्या आपको स्नोप का मतलब पता है? मुझे तो नहीं पता है, मैंने तो नहीं कभी पढ़ा कि स्नोप कुछ होता हो, मुझे नहीं याद है, मे भी आपको पता हो। ONSP को कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं मुझे ये भी नहीं पता है। हाँ, क्ले वर्ड आई कैन अंडरस्टैंड। सॉरी, यहाँ पे आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ था, रियली सॉरी। कोई नहीं, हम लोग बट अभी हम लोग निकालेंगे आंसर। यहाँ पे क्या है, क्ले वर्ड है। चलिए, क्ले की तो मीनिंग हम यहाँ से जान सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है ना कि जो मेरे पास ऑप्शन दिए हैं ये बिल्कुल भी मीनिंगफुल नहीं है। बट एक चीज़ है कि यहाँ पर ऑप्शंस में जितने भी अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं, वो क्ले वर्ल्ड में जितने अल्फ़ाबेट आए हैं ना, वही रैंडम करके, मतलब उनकी पोजीशन चेंज करके दिया हुआ है। और हम क्वेश्चन में क्या देखते हैं, जो हमारा स्नोप लिखा हुआ है, इसके आगे भी जो दिया हुआ है अल्फ़ाबेट्स, उसमें भी जो पोजीशन है ना वो रैंडम है सबकी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा तरीका है। हम क्या करें, इन सबको ना हम नंबरिंग दे देते हैं। ठीक है, जैसा हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन जब सॉल्व करते थे, तो वहाँ पे अगर आपके सारे अल्फ़ाबेट की पोजीशन अगर एक्सचेंज हो गई, अल्फ़ाबेट सेम है, तो हम क्या करते थे, सिर्फ उनको हम नंबरिंग कर देते थे। वही काम हम यहाँ भी करेंगे। अब हमें पता है, एक चीज़ समझ में आ गई कि O यहाँ पे 3rd नंबर पे था, यहाँ फर्स्ट पे आ गया, कोई बात नहीं, हम 3 लिख देते हैं। N यहाँ पे 2 पे था तो यहाँ भी 2 पे ही है। फिर S यहाँ 1 पे था तो यहाँ पे 3rd नंबर पे है, और P जहाँ था वहीं पर है। हमने ये देख लिया कि 2nd और 4th नंबर का जो एलिमेंट है उनकी पोजीशन में कोई चेंजेस आया ही नहीं है। तो हम पहला काम करते हैं कि ऑप्शंस में हम जाते हैं और चेक करते हैं कि इसमें पहला और 4th एलिमेंट सेम है। हम यहाँ पे आए, 4th तो है लेकिन पहला नहीं है, तो हमने यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 को एलिमिनेट कर दिया। 2nd पे आए तो 2nd पे दोनों में से कोई भी नहीं है, तो हमने एलिमिनेट कर दिया। 3rd पे, सॉरी, हाँ, 2nd नंबर पे आए तो वहाँ पर भी देख रहे हैं कोई नहीं है। मतलब लास्ट के 3 ऑप्शंस जब मेरे हट गए तो मेरा आंसर अल्टीमेटली क्या हो गया, फर्स्ट वन हो गया। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम एग्जाम्पल नहीं, हम ऑप्शंस नहीं देखेंगे, हम खुद से निकालेंगे, मुझे चेक करना है अपने आप को, बहुत ही अच्छा तरीका है। आप एक काम करिए, देख लीजिए,
ए यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो कि आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे, एल वहीं आएगा, देन सी, देन वाई। दोनों ही तरीका है। अगर आप एलिमिनेशन प्रोसेस को चूज करेंगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा, और जल्दी आएगा तो फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पार्ट 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, TSR लिखा है, FEDWVU, आगे ब्लैंक है। अगेन हमारे पास क्या है ना, ये वर्ड मीनिंग बेस्ड है बिकॉज इनकी कोई मीनिंग नहीं है, सॉरी ये अल्फ़ाबेट बेस्ड है बिकॉज इनकी कोई मीनिंग नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे, ज़रा चेक करेंगे इनके बीच में क्या रिलेशन है। टी से एक कदम पहले, मतलब ये क्या हो रहा है, क्या इसमें -1 हो रहा है क्या, क्योंकि टी आता है 20 पे, T20 वाली बात आपको याद होगी, टी आता है 20 पे, हमने कर दिया -1, एस आता है 19 पे, यहाँ पे आता है टी हमारा 20 पे, T20 से हमने आपको सिखाया था, हमने कर दिया -1, एस आता है 19 पे, हमने कर दिया इसमें -1, तो हमें मिल गया आर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगेन एफ को देखा तो एफ आता है 6 पे, हमने क्या किया -1, हमें मिल गया ई, सॉरी ये आपको ई जैसा दिख रहा होगा, रब कर दें। और यहाँ पे ई में हमने देखा डी करेंगे तो -1, मतलब कि -1 होता चला जा रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर भी रिलेशन में हमें -1 ही दिख रहा है कि -1 होता जा रहा है। अब हम ज़रा खोजते हैं कि इसमें कहाँ पे ऐसा है जहाँ -1 हो रहा हो। अब देखिएगा यहाँ पे तो जी यहाँ है, एच यहाँ है, साफ दिख रहा है कि ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि जी आता है 7 पे, F6 H8, मतलब डायरेक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो है ही नहीं। P Q R S अगेन आप देख लीजिए डायरेक्टली डिक्रीजिंग में है ही नहीं। P हमारा 16 पे है, S हमारा आपका 19 पे, Q आपका 17 पे है, तो वो चीज़ तो है ही नहीं, ठीक। यहाँ पर एक और का गैप आ गया इस वजह से। कैप साफ दिख रहा है, आपका C आता है थर्ड पे, B आता है 2 पे, तो ये भी नहीं होगा, बट मेरा आंसर M L K आराम से हो रहा है। M आता है 13 पे, L आता है 12 पे, और K आता है 11 पे। तो अगर आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशंस अगर लर्न है तो आप ओरली चेक कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं थर्ड पे। थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि इसमें ना थोड़ा मैथ्स भी है और ये अल्फ़ाबेट भी है। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे अंडर रूट दे दिया, अंडर रूट देखते ही आप समझ जाएंगे ये तो मैथ्स ही है भाई, इसमें तो कोई आपको चेंज ही नहीं है। यहाँ लिखा है M, M कहाँ आता है 13 पे, मैं 13, ठीक, तो m कहाँ आता है 13 पे। अब यहाँ अंडर रूट दिया है, जाहिर सी बात है इसका मतलब 13 का स्क्वायर ही दिया होगा। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, क्या उसी की पोजीशन दी हुई है क्या, देखिए ना a आता है 1 पे, F6 I9 सेम चीज़ है, ठीक। इन द सेम वे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट 144, तो मेरा आंसर क्या हो गया 12, और 12 पे क्या आता है L, क्योंकि लॉयन को देख के कितने बच जाते हैं 12, तो हमारा ये क्या हो गया L। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, यहाँ पर लिखा है ABZYCD, आगे आपसे पूछ रहा है। तो एक तरीका तो हमें ये नज़र आता है कि A और B में फर्स्ट टर्म में क्या हो रहा है +1 और दूसरे में क्या हो रहा है -1, ठीक है। यहाँ भी हमने देखा CD +1 होगा, तो अब मेरा जो भी आंसर है ना मुझे चाहिए उसमें -1, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में तो हमें 2 ऑप्शन नज़र आ जाएंगे अगर हम -1 पे जाएंगे। लाइक देखिएगा हमारे सामने 2 ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। हम अगर -1 में जाते हैं 22, 21, 24, 23, 2 ऑप्शन क्रिएट हो गए, तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। दूसरा तरीका क्या है सॉल्व करने का, हमने एक चीज़ और सीखी थी, वो ये था कि जब भी किसी 2 अल्फ़ाबेट की पोजीशन का हम सम करें और हमारे सामने 27 आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, वो दोनों अल्फ़ाबेट एक दूसरे के क्या हैं अपोजिट हैं। क्या यहाँ पे अपोजिट वाला लॉजिक लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि A के अपोजिट कौन होता है Z, बिकॉज A आता है 1 पे और Z आता है 26 पे, दोनों का सम किया 27 हो गया। B आता है 2 पे और Y आता है हमारा 25 पे, दोनों का सम किया हमारे पास हो गया 27। तो ऐसे करके अगर हम देखेंगे तो C हमारा 3 पे आता है, तो उसके जस्ट अपोजिट जो अल्फ़ाबेट आएगा उसकी पोजीशन कितनी होगी 24। यहीं से हमारा आंसर क्लियर हो जाता है कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है आंसर, क्योंकि C के अपोजिट है X और D के अपोजिट है W। इसीलिए हमने आपसे बोला कि आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन लर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
देखिए अगला क्वेश्चन एक रैंडम ही वर्ड लिखा हुआ है। अब इसमें हमें चेक करना है कि इसमें क्या हो रहा है। ओके, y है, y के आसपास x दिखाई देता है क्या? y से एक कदम पहले है, मतलब अगर y में हमने ऊपर वाले ऑप्शन को हम जरा रब कर देते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। देखिए y में जैसे ही हम -1 करते हैं तो हमें क्या मिलता है? x मिल जाता है। इन द सेम वे अगर हम जैसे ही यहाँ पे t में -1 करते हैं तो हमें क्या मिलता है? s मिल जाता है। T20 और हमने ST से याद किया था, स्पीड टेस्ट आपको देना होता है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, आप वहाँ से ST लर्न कर सकते हैं। और दूसरा क्या तरीका था? शेड्यूल टाइप से आप ST लर्न कर सकते हैं कि S पहले आएगा, T बाद में आएगा। तो S हमारा कहाँ आता है? 19 पे। O हमारा आता है 15 पे और -1 किया तो हमें क्या मिल गया? N। इन द सेम वे J और I में भी आप क्या करेंगे? -1 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? आपका J के बाद -1 करने पे हमें I मिल जाएगा। तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई है कि पूरी सीरीज़ में सिर्फ एक ही चीज़ हो रही है, वो है -1। हम यहाँ क्या देखते हैं कि पहला अल्फ़ाबेट सबका चेंज है, तो हमें पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ नन ऑफ दीज तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो इतना तो क्लियर है कि जो भी आंसर है इन चारों में से ही है। W से एक कदम पहले कौन आता है? W आता है 23 पे और हमारे दो तो V 22 पे कौन आता है? V आता है। इसमें फर्स्ट अल्फ़ाबेट V कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो मेरा आंसर यहीं से क्लियर हो गया। आपको क्रॉस चेक करना हो तो आप सब अल्फ़ाबेट में -1 करके भी देख सकते हैं ईजिली। आगे बढ़ते हैं, एक नया क्वेश्चन हमारे सामने है। यहाँ लिखा हुआ BFGK इज़ टू ADFJ इज़ टू PSVU और आगे आपसे पूछ रहा है क्या B और A के बीच में कोई रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है क्या? मुझे तो दिख रहा है क्योंकि B और A दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर क्या है? F है और फिर D है, फिर G है, फिर F है, फिर K है और फिर J है। तो हम ज़रा चेक करते हैं कि इसके बीच में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। हम अल्फ़ाबेट्स का एक काम करते हैं, सबका ज़रा नंबर लिख देते हैं फटाफट से। ठीक है जी, यहाँ पे हमने लिख दिया 2, F आता है 6 पे, G आता है हमारा 7 पे, K आता है हमारा 11 पे। ठीक है, किंग्स 11 पंजाब से हमने लर्न किया था कि K आता है 11 पे, तो हमने फिर आगे की भी नंबरिंग रख दी। जैसे ही हमने नंबरिंग रखी, क्या हमारे सामने खुल करके आंसर आ गया? बहुत ही आराम से। देखिए पहले में क्या हुआ है? -1, दूसरे में क्या हुआ है? -2, फिर क्या हुआ है? -1, फिर क्या हुआ है? -1। तो जैसे ही हम अल्फ़ाबेट की पोजीशन रखते हैं हमारा आंसर क्या होता है? क्लियर होने लगता है। अब इसमें भी पहला अल्फ़ाबेट क्या है? सबका चेंज है। हमने क्या किया? P हमारा आता है 16 पे, उसके जस्ट पहले कौन आता है? O, क्योंकि O आता है 14 पे। तो हमारा यहीं से ही क्लियर हो गया, मेरा आंसर फर्स्ट है क्योंकि सबका जो पहला एलिमेंट है वो क्या है? चेंज है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप सबकी पोजीशन वैल्यू रख करके आप एक बारी चेक भी कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्लावर, यहाँ पे देखिए फ्लावर लिखा हुआ है। ठीक है, फ्लावर का क्या है? आगे जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ दी हुई है उसमें क्या वही सारे अल्फ़ाबेट हैं जो रीअरेंज हुए हैं? देखिए बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो रीअरेंज हुए हैं। अब दो तरीका है, या तो आप इसको देख करके सॉल्व कर लीजिए कौन सा अल्फ़ाबेट कैसे कहाँ एक्सचेंज हो रहा है, या फिर आप सेम काम जो हमने पहले किया था नंबरिंग वाला, हम नंबरिंग कर देते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया? नंबरिंग कर दिया। अब आप देख लीजिए ये 6 है, 5 है, 4 है, जस्ट अपोजिट चलना शुरू कर दिया, मतलब ठीक अपोजिट। तो हमने भी क्या करना है? जो फ्रूट्स लिखा है ना उसके ठीक अपोजिट जाना है। तो हम वहाँ से बहुत ही आराम से अपने आंसर्स को पा सकते हैं। STIURF हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम एनालॉजी के क्वेश्चन को करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर सेशन। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से हम न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम वर्ड मीनिंग को सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच।